सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 13 दिसंबर। और आज हम सभी 13 दिसंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 12 दिसंबर को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी वर्ष 2023 का जो जेसी डैनियल पुरस्कार है, ये अभी किसे प्रदान किया गया है? तो साजी ए करुण को। क्लासिकल टाइम कंट्रोल में अभी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के मैंने आपको भारतीय खिलाड़ी बताए थे, जो कि कौन बने थे? तो आदित्य कपिल। जॉर्जिया में भी मैंने आपको भारत के नए राजदूत बताए थे, ये अभय कुमार बने हैं। इसके बाद मैंने आपको बुर्किना फासो के अंदर भी भारत के नए राजदूत बताए थे, ये ओम प्रकाश मीणा बन गए। हरियाणा की जो पूजा है, इन्होंने 39वीं राष्ट्रीय जूनियर जो एथलेटिक चैंपियनशिप है, इसमें अंडर 18 वर्ग में कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल। इस देश के भी कोनोलन ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है, तो ये दोस्तों फिलीपींस के अंदर स्थित है कोनोलन ज्वालामुखी। पूर्व विदेश मंत्री कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री का अभी क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये एस एम कृष्णा है इनका नाम। मेरिल वेबस्टर ने अभी 2024 का जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर है, ये किसे चुना था? तो ध्रुवीकरण को। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना है? तो बेलारूस की आरएनए साबालेंका को। और लास्ट क्वेश्चन 10वां पढ़ाया था कि अभी राजस्व सचिव का जो अतिरिक्त प्रभार है, ये किसे सौंपा गया है? तो अजय सेठ को। अब आज का साथियों आप लोग पहला प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा, और स्पोर्ट्स से संबंधित दोस्तों ये क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी दिल्ली में आयोजित जो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप है, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो अभी तक साथियों जो दिल्ली में आयोजित हुई है एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसमें भारत जो है ये 6वें स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों, ये जो चैंपियनशिप है, ये दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी, एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप। और इस बार इसका संस्करण कौन सा था? तो 20वां संस्करण। यदि आप लोगों से ये पूछे कि इस चैंपियनशिप का जो खिताब है ये जीता किसने है, तो ये दोस्तों जापान ने जीता है। और हराया किसको था जापान ने? दक्षिण कोरिया को। इसमें साथ ही जो कजाकिस्तान है, ये तीसरे स्थान पर रहा है, जिसने ईरान को हराया है। और ईरान रहा है इसमें चौथे स्थान पर। जबकि अपना प्यारा जो भारत है, ये 6वें स्थान पर रहा है। बात करते हैं हम लोग एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के बारे में। तो पहले तो दोस्तों आप लोग ये याद रखेंगे कि यह स्थापित कब हुई थी? 1987 के अंदर। और इससे पहले वाला जो संस्करण है, यानी कि 19वां, ये दक्षिण कोरिया ने जीता था। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को यहाँ से और याद रखना है। यदि आप लोगों से ये पूछे कि एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का सर्वाधिक बार जो खिताब है ये किसने जीता है, तो ये दक्षिण कोरिया ने ही जीता है। और इसने 16 बार इस खिताब को जीता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। अभी दोस्तों जो आईसीसी है, इसने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। और ये जो दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है, ये हर महीने पुरुष और महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। और इसने अभी नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। आप लोगों से इसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी आईसीसी ने नवंबर 2024 के लिए जो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है, इसके लिए किसे चुना है? तो पुरुषों में तो साथियों पाकिस्तान के हारिस रऊफ को चुना है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इसी में दोस्तों महिलाओं का याद रखना है। महिलाओं में पूछे कि नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किसे चुना है, तो डैनी वाइट हॉज को, जो कि इंग्लैंड की है। अब इसी में दोस्तों आपको जून महीने का और याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ये जून महीने का ही है। और मैं दोस्तों आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। जब जो आईसीसी से मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज कराता हूँ कि जून महीने का आप लोगों को जरूर याद रखना है। क्योंकि साथियों जो जून महीने का है, ये भारतीय खिलाड़ी को दिया गया था, जिसमें पुरुषों में दिया गया था जसप्रीत बुमराह को। और महिलाओं में किसे दिया था? तो स्मृति मंदाना को।
और इतिहास में दोस्तों ऐसा पहला मौका था जब आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किसी एक ही देश के महिला और पुरुष खिलाड़ी को चुना था, जो कि भारत के चुना था। बात करते हैं हम लोग आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी की जो स्थापना है ये आपके 1909 के अंदर हुई थी। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो यूएई के दुबई के अंदर है। और याद करिए, मैंने अभी आपको बताया कि 1 दिसंबर से आईसीसी के अध्यक्ष का जो नया पदभार है ये किसने संभाल लिया है, तो अमित शाह के बेटे जय शाह ने। अब एक बार दोस्तों आप लोग इमेज में देखिए, हारिस रऊफ और डैनी वाइट होज को। ये दोस्तों पाकिस्तान के हारिस रऊफ और ये है इंग्लैंड की डैनी वाइट होज, जो कि अब आईसीसी ने नंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुन लिया है इन लोगों को। अब बढ़ते हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी सबसे कम उम्र के जो विश्व शतरंज चैंपियन है ये भी कौन बने हैं। क्योंकि दोस्तों ये भारत के बन चुके हैं, नाम है इनका डी कुकेश। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, अभी भारत के जो शतरंज स्टार है डी कुकेश, इन्होंने इतिहास रच दिया है और ये 18 साल की उम्र में ही ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने 14वीं बाजी में चीन के डिंग लेरेन को हराया। जबकि साथ ही ये जो प्रतियोगिता है ये सिंगापुर में आयोजित की गई थी। और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये किसके नाम था, तो रूस के दिग्गज गैरी कास्परोव के नाम, जो कि सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। और इन्होंने 1985 में क्या है कि 22 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन अब ये जो रिकॉर्ड है ये भारत के डी गुकेश के नाम हो गया है, जो कि सबसे कम उम्र के वर्ल्ड शतरंज चैंपियन बन गए। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से और याद रखना है कि जो डी गुकेश है ये विश्वनाथ आनंद के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। अब बात करते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन आज रिवीजन करा रहा हूँ ये सारे के सारे मैंने आपको कल ही रिवीजन कराए थे। याद करिए, मैंने आपको कार्तिक वेंकट रमन का नाम बताया था, इन्होंने भी इस साल भी राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन जीती थी। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन का नाम बताया था, इन्होंने भी नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप जीती थी 2024 की। बाद में भी 45वें जो फीडे चेस ओलंपियाड है इसमें कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल। और अर्जुन एरिगेसी, इन्होंने शतरंज मास्टर 2024 का खिताब जीता है। बात करते हैं अब हम लोग नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर के बारे में। तो ये भी दोस्तों मैंने आपको कल ही बताए थे कि अभी 85वें जो नए शतरंज ग्रैंड मास्टर है ये कौन बन गए, तो पी श्याम निकल। जबकि इससे पहले 84 भी कौन बनी थी, तो आर वैशाली। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, ये भी साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और शतरंज से संबंधित है। याद करिए, मैंने आपको जम्मू कश्मीर के पहले शतरंज इंटरनेशनल मास्टर बताए थे, ये अभी कौन बने थे, तो शुभम कामोत्रा। फाइट की रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने थे, नाम इनका दोस्तों कोलकाता के अनीस। और अभी फाइट कैंडिडेट 2024 टूर्नामेंट में चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो दावेदार हैं ये कौन बने थे, तो ये बने दोस्तों गुकेश डी। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। ये करने वाला है सऊदी अरब। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथ ही जो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ है यानी कि फीफा, इसने भी घोषणा कर दी है कि पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 वाला जो है ये सऊदी अरब के अंदर होने जा रहा है। और इसके अलावा इसने साथ ही 2030 वाले की भी घोषणा की है। 2030 वाला जो फीफा विश्व कप है इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से 3 देश मिलकर करेंगे। एक तो स्पेन, दूसरा करेगा इसमें पुर्तगाल और तीसरा मोरक्को। और इसके अलावा 2027 वाले की भी कर दी है कि 2027 में होने वाला जो महिला विश्व कप है ये ब्राजील में 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक खेला जाएगा। और दोस्तों ऐसा पहला अवसर होगा जब दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश इस प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला है, जो कि कौन करेगा 2027 में, तो ये करेगा ब्राजील। अब बात करते हैं हम लोग फीफा के बारे में यानी कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के बारे में।
तो इसकी जो स्थापना है 1904 के अंदर हुई थी। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो। अब आज का आप लोग 5वां प्रश्न देखिए। आज का 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने था। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी यूनेस्को हेरिटेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों दो परियोजना को किया है। एक तो अवध सराय रेश्वर मंदिर और दूसरे बीजेपीसीआई परियोजना को। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, दो भारतीय विरासत अभी संरक्षण जो परियोजना है, जिसमें से एक तो तमिलनाडु के अंदर है थूथीगढ़ी में, इसका नाम है अवध साईश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना। और दूसरी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका नाम है बीजेपीसी आई संरक्षण परियोजना। इन्होंने भी सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशियाई प्रशांत पुरस्कार 2024 जीते हैं। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को का जो एशियाई प्रशांत पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यूनेस्को के द्वारा वर्ष सन 2000 के अंदर। बात करते हैं हम लोग यूनेस्को के बारे में, तो स्थापना हुई थी यूनेस्को की 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये आंद्रे अजोले। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 6वें प्रश्न की। आज का आपका साथी जो 6वां क्वेश्चन है, ये दिवस से संबंधित है। और इसी दिवस के माध्यम से दिसंबर महीने में मैंने अभी तक आपको जितने भी दिवस पढ़ाए वो सारे के सारे रिवीजन भी कराऊंगा। तो पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो जो यूनिसेफ दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये जो साथी यूनिसेफ दिवस है, ये प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ये जो साथी यूनिसेफ दिवस है, यूनिसेफ के स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को। और 2024 में इसकी 78वीं वर्षगांठ है। यदि आप लोगों से यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ ले तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। और वर्तमान में इसके कार्यकारी निदेशक कौन है, तो कैथरीन रसेल। अब बात करते हैं हम लोग दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो सबसे पहले साथियों आप लोग याद करिए, मैंने आपको 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पढ़ाया था। और ये जो साथियों राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, ये 2 और 3 दिसंबर की रात को भोपाल के अंदर जो यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, इसमें एक भयानक गैस का रिसाव हुआ था। और गैस का नाम दोस्तों कई बार पूछा है, मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसी गैस के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी कारण हर साल राष्ट्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मैंने आपको विश्व दिव्यांग दिवस पढ़ाया था। 4 दिसंबर को मैंने आपको बताया था भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मैंने आपको विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस बताया था। इसके बाद सीधा 9 दिसंबर को पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और फिर पढ़ाया था 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने रहा। और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी कौन सा संस्थान भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवि जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है। ये बना है दोस्तों IIT मद्रास। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी साथियों भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है यानी कि IIT मद्रास, यह भी भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला दुनिया का पहला शोध संगठन बन गया है। और इन छवियों को दोस्तों इसने नाम क्या दिया है, तो नाम जरूर याद रखेंगे, धरणी। अब ये दोस्तों IIT से संबंधित क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों IIT से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको भी 2 दिन पहले ही पढ़ाया है, याद करिए। मैंने आपको पढ़ा था कि भारत का पहला हाइपरलूप जो टेस्ट ट्रैक है, ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, तो IIT मद्रास के अंदर ही। और IIT गुवाहाटी से भी मैंने आपको अभी क्वेश्चन पढ़ाया कि यहाँ के शोधकर्ताओं ने अभी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को जैव ईंधन में बदलने की तकनीक विकसित की है। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का साथियों का जो 8वां क्वेश्चन है, यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत की महिला अंडर 20 और जो अंडर 70 फुटबॉल टीम है, इसके जो कोच हैं ये कौन बने। नाम है दोस्तों का जोकिम एलेक्जेंडरसन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी साथ जो स्वीडन के पूर्व फुटबॉलर हैं जिनका नाम है जोकिम अलेक्जेंडर, इनको भी भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 70 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच चुना गया है। और इसके लिए साथ जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है,
ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी भी सहयोग हुआ है। पहले हम लोग अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। तो ये भारत में फुटबॉल की ये गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना यदि आप लोगों से पूछे तो 3 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये दोस्तों कल्याण चौबे है। अब देखिए आप लोग आज का 9वां प्रश्न। आज का 9वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है, कभी किस राज्य में जो गीता पाठ है इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये बनाया साथियों मध्य प्रदेश के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ पर एक साथियों नया कीर्तिमान बन गया है। और गीता जयंती के अवसर पर यहाँ पर 5,000 से अधिक आचार्यों ने एक साथ सामूहिक रूप से महाकाव्य गीता का पाठ किया है। और आचार्यों ने साथियों गीता के जो तीसरे अध्याय कर्मयोग इसी का पाठ किया है। बात करते हैं हम लोग हाल ही में बनाए नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो ये मैं आपको पहले भी रिवीजन करा चुका हूँ। जैसे कि अयोध्या ने सरयू नदी के किनारे अभी 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको 1 जनवरी को पढ़ाया था 2024 में कि गुजरात में भी 50,000 से अधिक लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और अभी 2024 में ही ग्वालियर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो तीनों याद रखिएगा। बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव। राज्यपाल यहाँ के मंगूभाई सी पटेल। अब आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन देखें, जो कि आज का आपका 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो मोहम्मद अल बशीर है ये किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये चुने गए दोस्तों सीरिया देश के। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। याद करिए साथियों, मैंने आपको बताया था कि अभी सीरिया के अंदर जो विद्रोही है यहाँ पर अभी तख्ता पलट कर दिया था। और इसके बाद यहाँ पर सीरिया के जो प्रधानमंत्री थे बशर अल असद, ये सत्ता छोड़कर अभी भाग गए थे। और अब मोहम्मद जो अल बशीर है इनको कथित तौर पर सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। बशर अल असद की बात करें तो ये 2000 से लेकर 2024 तक इन्होंने 24 साल तक शासन किया है। और बस 2011 से क्या है कि सीरिया में गृह युद्ध हो रहा है। और जिस कारण क्या है कि ये जो बशर अल असद है ये सत्ता छोड़कर भाग गए थे। और अब अंतरिम प्रधानमंत्री किसे बना दिया, तो मोहम्मद अल बशीर को। बात करते हैं हम लोग सीरिया के बारे में, तो राजधानी मैंने आपको पिछले को पहले भी बताई है, जो कि दमिश्क। मुद्रा का चलते यहाँ पर तो सीरियाई पाउंड। और अब आगे अंतरिम प्रधानमंत्री कौन है, तो मोहम्मद अल बशीर। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल ही पूछा था। आज आप लोग मुझे ये बताइएगा कि अभी 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।